सभी का एक बार फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज मुबारकपुर बरियावन अम्बेडकर नगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आज के वीडियो में क्लास 10th के लिए है वीडियो। और क्लास 10th में आप लोगों का जो चल रहा था सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र वाला पार्ट, तो उसमें 2 पार्ट हमारा हो गया था। आज तीसरा पार्ट है आपका मुद्रा और साख। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह माध्यम है, मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को खरीद फरोख्त करते हैं। और साख क्या है? साख का मतलब होता है ऋण। ऋण का मतलब उधार, उधार का मतलब कर्जा। तो इस तरह से इसमें एक हेडिंग आपका है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। हेडिंग आपका है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। अगर मुद्रा की विशेषता पूछा जाता है तो एक विशेषता तो यही है, विनिमय का माध्यम है। विनिमय क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। विनिमय का मतलब होता है खरीदना बेचना, इसी को विनिमय कहा जाता है। आपको ये जान लें कि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, या यूँ कहिए कि कोई एक निर्धारित मुद्रा जब समाज में नहीं थी, या यूँ कहिए कि आज भी ऐसा देख सकते हो गांव में कि लोग वस्तुओं से अदला बदली कर लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, मान लीजिए वो हो गया गेहूँ। आपको गेहूँ की आवश्यकता है और आपके पास दाल है। समझ लीजिए आपके को ज़रूरत है गेहूँ की और आप लेकर बैठे हैं दाल। और ये गेहूँ वाला जिसके पास गेहूँ है, इसको ज़रूरत है किसी और चीज़ की। मान लीजिए इसको चप्पल की ज़रूरत है। ये गेहूँ लिया है, इसको चाहिए चप्पल, इसको दाल नहीं चाहिए। और ये है, इसको गेहूँ चाहिए। तो कहने का मतलब ये गेहूँ उसी को देगा जो उसको चप्पल देगा। और चप्पल वाला कह रहा है मैं गेहूँ लूँगा ही नहीं, मुझे कोई और चीज़ चाहिए। मान लो इसको चाहिए आम चाहिए, फल चाहिए। तो क्या होता है, जो एक वस्तु विनिमय होता है, वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं की जो अदला बदली होती है, इससे मान लीजिए हमको गेहूँ चाहिए और इनको दाल चाहिए, तब तो आपस में हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी और इनकी मांगे विपरीत हुई, इन्हें दाल चाहिए लेकिन इनको जो है गेहूँ नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? तो फिर विनिमय नहीं हो पाएगा। अर्थात वस्तु विनिमय में ये होना चाहिए कि जो चीज़ की अदला बदली आप करोगे वो दोनों को ज़रूरत हो, तभी वस्तु विनिमय हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रचलन किया गया। मुद्राएं प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर आज तक, चाहे वो मुद्रा मिट्टी की हो संकेत स्वरूप, धातु की हो, धातु सोना चांदी तांबा की मुद्रा हो, या फिर कागज की मुद्रा हो। अब ये व्यवस्था है कि आपके पास आपको गेहूं बेचना है, अतिरिक्त है, गेहूं बेच दीजिए, मुद्रा ले लीजिए। आपके पास मुद्रा आ गया। अब उस मुद्रा से आप दाल खरीदिए, चप्पल खरीदिए, फल खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, अपने आवश्यकता की वस्तुएं, किताबें खरीदिए, तो मुद्रा से आपको मिल जाता है। तो ये तो मुद्रा की विशेषता हो गई। एक सेकंड। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है। यदि मुद्रा नहीं होता तो फिर विनिमय करना कठिन हो जाता
और वस्तु का ही विनिमय किया जाता तो वस्तु विनिमय में तमाम दिक्कतें आती। भाई हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगले को किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो इस तरह से कठिनाई आ जाती है। देखते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप, आधुनिक यानी कि प्रेजेंट टाइम का मुद्रा कैसा होता है। देखिए एक तो होता है नहीं ठीक, मुद्रा में एक शब्द है करेंसी। इसमें कागज का नोट भी है और सिक्का भी है। आपके पास अगर किताबें होंगी तो आप पेज नंबर 40 पे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सिक्कों की जो है फोटो यहाँ पर लगाई गई है। तो कहने का मतलब है अलग अलग कालों में, जैसे चाहे गुप्त काल हो, गुप्त माने जो गुप्त राजा थे उनके समय का, या फिर यूँ कहिए कि मुगल काल, या फिर सल्तनत इससे पहले सल्तनत काल आता है, सल्तनत काल। यानी कि हर एक राजा, हर एक शासक अपने टाइप से मुद्रा चलाता था उस समय, यानी कि आज़ादी से पहले की बात। अंग्रेजों के समय में दूसरे टाइप की मुद्रा होती थी। हमारे इंडिया में जो मुद्रा होती है ठीक है, लेकिन किसी दूसरे देश में हमारे यहाँ वाली मुद्रा नहीं, वो दूसरे टाइप की मुद्रा होती है। तो कहने का मतलब वो मुद्राएं जो कि पहले धातुओं की बनी होती थी, धातु की बनी होती थी, आज भी धातु की मुद्रा होती है। हमारे यहाँ 1-2 रुपया या 5-10 रुपये का जो सिक्का होता है ये धातु का बनता है, यानी कि किसी न किसी चीज़ का, लोहे का या पीतल का, किसी भी चीज़ का बना दिया जाता है, अर्थात धातु का बनता है। और जो कागज़ का भी मुद्रा बनता है, जो नोट 1 रुपया से लेकर 2000 रुपया तक का जो हम नोट देखते हैं वो क्या है, कागज़ का बना हुआ होता है। ये तो मुद्रा के रूप हो गए, एक तो सिक्के के रूप में और एक क्या होता है, कागज़ के रूप में होता है। एक शब्द और देखते हैं, ध्यान दीजिए। आपका जो कोर्स है, आपकी किताबों के कोर्स के अनुसार ये कागज़ का और धातु का ये नोट, ये रूप आपको बता गया है। लेकिन अगर आप और आगे बढ़ेंगे, जब कंपटीशन में भी पढ़ेंगे तो वहाँ और भी मुद्रा के रूप पाया जाता है। जैसे एक होता है डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा ये ना कागज होता है ना ही धातु होता है। तो खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में और डिटेल आपको नहीं बताया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो जीएस का वीडियो देखिए। आगे देखते हैं, एक शब्द है बैंकों में निक्षेप। निक्षेप माने क्या होता है, किसी चीज को कहीं ले जाकर रख देना, इकट्ठा कर देना, ये होता है निक्षेप। आपके पास जितना खर्चा है, जितना खर्चा आपको होना चाहिए, जितना आपकी ज़रूरतें हैं, उससे अधिक अगर आपको पैसा मिलता तो क्या करेंगे, उसको कहीं पर रखेंगे और जहाँ रखेंगे उस जगह का नाम है बैंक। बैंक में आप रख देंगे, बैंक में रखेंगे, बैंक आपकी इस जमा को, इस जमा रुपए को स्वीकार करता है और उस पर आपको ब्याज भी देता है कि ले जाइए आप हमारे यहाँ पैसों को जमा करिए और इस पर हम आपको ब्याज भी देंगे। और आवश्यकता अनुसार जब भी आपको ज़रूरतें होती है तो आप क्या करते हैं, बैंकों से अपना पैसा जो है मांग के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर इस टाइप का जमा आप करते हैं तो इसको मांग जमा बोलते हैं। मांग जमा का मतलब ऐसे प्रकार का जमा जहां आप जमा कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर आप निकाल लेते हैं। इतनी बातें हो गई, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां।
बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी? ऋण, अर्थात साख के संबंध में ऋण, वो भी किसका? बैंकों का। आप और हम यानी जो लोग, कोई भी लोग बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं, इस पूरे जमा पूंजी का 15% भाग बैंक जो है रख लेता है। क्यों रख लेता है? ग्राहकों को यानी कि जमाकर्ताओं को वापस पैसा देने के लिए, लौटाने के लिए। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बैंक में चले गए अपना पैसा निकालने, तो बैंक ये अनुमान लगा लेता है, बैंक को ये अनुमान रहता है कि अगर 100 लोग जमा किए हैं, 100 रुपया हमारे पास जमा हुआ है, तो उसका जो है 15% 15 रुपया ही निकालने वाले आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और इतना पैसा अगर बैंक में रहेगा तो इससे हमारा जो निकासी वाला काम होता है, पैसे निकालने वाला काम होता है, इससे हमारा काम चल जाएगा। ये काम ये हो गया। इसके अलावा जो बचता है पैसा, शेष पैसा हुआ उधार, अर्थात ऋण देने के लिए क्या करता है? अपने पास रख लेता है। और ऋण देता किसको है? जिनको आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के लोग लोन लेते हैं, कुछ खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए, अलग अलग क्रियाओं के लिए लोग ऋण लेते हैं। और बैंक ऋण देता है लोगों को, उधार देता है, लेकिन उस पर ब्याज भी लेता है, अर्थात सूद यानी कि ब्याज लेता है। और यह जो सूद होता है, जो ब्याज लोग जमा वालों को देता है, उससे ज़्यादा लेता है। एक काम तो ये हो गया बैंक का। इस तरह से अगर बैंक का काम देखा जाए तो जैसे जिनके पास ज़्यादा रुपया है, अतिरिक्त पैसा है, यानी कि जो जमा करने वाले हैं, और कुछ लोग जिन्हें ज़रूरत होती है, यानी कि ऋण लेने वाले हैं, इनका पैसा लिया, इनको भी 15% में से दिया, लेकिन इनको भी ऋण दिया। अर्थात जमा करने वाले और ऋण वाले लेने वाले लोगों के बीच क्या करता है? ये मध्यस्थ या मध्यस्थता का काम करता है। यानी कि जो बैंक होता है वह ऋण लेने वालों और जमा करने वालों के बीच में मध्यस्थता करता है, यानी मध्यस्थ का काम करता है, अर्थात एजेंट का काम करता है, अर्थात दलाल का काम करता है बैंक। चलो इतना हो गया, बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियां हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है साख की दो विभिन्न स्थितियां। साख यानी कि ऋण, साख की दो विभिन्न स्थितियां। ऋण लेने की दो स्थिति हो सकती है, आप समझिएगा। आपकी किताब में भी जिक्र है कि एक जूता व्यवसायी को मिले 3000 जूते बनाने का ऑर्डर मिला उसको एक व्यापारी से। इसने क्या किया? अब भाई 3000 जूता इसको बनाना है, 1 महीने के भीतर बना के देना है, इसके पास पूंजी है नहीं। तो इसने क्या किया कि जिसने इसको ये दिया था काम कि भैया हमको 3000 आप जूते बना के दीजिएगा, तो उस व्यापारी से इसने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगा। इसके पास अभी कुछ है नहीं, कुछ इसके पास पूंजी है नहीं, इसने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन 2 शर्त पर। एक तो आपको अग्रिम रूप से
यानी एडवांस रूप में चमड़ा देना पड़ेगा जूता बनाने के लिए। इसके अलावा इससे कह दिया कि आप भैया 1000 जूते का पैसा जो है मुझको एडवांस में दे दो, बयाना जिसको कहते हैं दे दो, उसके बाद में बना दूंगा। तो इतना पा गया वो, चमड़ा अग्रिम पा गया और 1000 जूते का पैसा पा गया और एक मजदूर रख लिया और बना दिया। उसके बाद समय पर क्या होता है, वो जूते दे देता है और उसको आमदनी होता है, मुनाफा कमाता है, यानी कि वो फायदे में हो जाता है। और दूसरी स्थिति जो थी, ये तो जूता व्यवसाय की स्थिति, और दूसरी जो एक स्थिति है, एक किसान महिला की, उसने फसल लगाया, गांव के साहूकार से उधार लिया, फसल लगा दिया, फसल में कीटों का प्रकोप हो गया, उसने और कर्ज लेकर कीटनाशक लाए, कीटनाशक को भी छिड़काव किया, लेकिन फिर भी फसल क्या हुई, अंततः बर्बाद हो गई। यानी कि उसको जो प्राप्ति हुई वो माइनस में हुई, अर्थात उसको नुकसान हो गया। जो उसने कर्ज ले रखा था, जो मेहनत किया था, सब कुछ मिलाकर उसको घाटा हो गया। और साहूकार ने जो पैसा दिया था, इनका पैसा तो थकता है नहीं, सूद तो थकता नहीं, कभी दिन रात बढ़ता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब जो साहूकार था उसका जो सूद है, जो ब्याज है, वो बढ़ गया। अब ये क्या करें, अगली फसल के लिए फिर से उधार लिया इसने, और अगली फसल भी क्या गारंटी है कि बहुत सही ही हो जाए, किसी तरह से हो गई, लेकिन अंततः ये अपने कर्ज जो है चुकाने में नाकाम रहती है। और वो कर्ज चुकाती कैसे कि उसको अपने ज़मीन का एक टुकड़ा क्या करना पड़ता है, बेच देना पड़ता है, तब जाके वह कहीं कर्ज के चंगुल से छूट पाती है। तो ये ऋण की दो स्थितियां हो जाती हैं। एक लास्ट हेडिंग है, ऋण की शर्तें। देखिए, आपसे कोई उधार मांगे या आप किसी से उधार मांगने जाएंगे तो वो कहेगा ठीक है मैं उधार तो दूंगा, लेकिन इसके लिए कोई गारंटी चाहिए, मुझको कोई शर्त चाहिए। कहने का मतलब ऋण आप तभी देंगे जब वो व्यक्ति आपको अपने कुछ कागजात दिखाएगा, या तो गाड़ी के कागज गाड़ी दिखाएगा, या फिर जमा करेगा, या फिर खेती के कागजात दिखाएगा। यानी कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, या आपको आभूषण सोने चांदी अपने रखने पड़ेंगे कि ठीक है ये रख लीजिए, मुझको ऋण दे दीजिए, और जब मैं आपको चुकाऊंगा तो आप मेरा वापस कर दीजिएगा। ये होती है ऋण की शर्तें। तो इसको आप लोग बनाकर अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो ऋण की शर्तें बच्चों इस तरह से ये चैप्टर एंड हो जाता है, नहीं चैप्टर नहीं एंड होता है, आगे आपका आता है सहकारी समितियां। हमको ऐसा लगा जैसे विचार करने को कुछ दिया था, तो हमको लगा कि नहीं ये चैप्टर एंड हो गया। एक शब्द है सहकारी समितियां। ये वो व्यवस्था होता है, वो सिस्टम होता है, जैसे गांव-गांव में कुछ गांवों को मिलाकर एक समिति बना दी जाती है, वो सरकारी नियंत्रण उस पर होता है, और उस समिति के माध्यम से जो सरकार है गांव के किसानों को जैसे खाद है, बीज है, ये सस्ते दर पर उपलब्ध कराता है। यानी कि कम रुपए में ही आपको ऋण उपलब्ध करवाता है। ध्यान दें, हेडिंग आता है भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। भारत में औपचारिक
क्षेत्रक में साख। औपचारिक क्षेत्रक में ऋण, ध्यान दीजिए, औपचारिक क्षेत्रक का मतलब ये होता है वह क्षेत्रक जो नियमों कानूनों से बंधा हो, जिस पर सरकारी नियंत्रण चलता हो, जो सरकारी नियमों के अनुसार चलता हो, वो क्या होता है, औपचारिक क्षेत्रक होता है। तो जैसे इसमें बैंक हो जाता है, पोस्ट ऑफिस हो जाता है, सहकारी समितियां हो जाती हैं, ये सभी क्या है, औपचारिक क्षेत्रक हैं जो कि ऋण देते हैं, यानी कि साख उपलब्ध कराते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति ऋण लेना चाहेगा या तो बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, सहकारी समितियों से, इन सब से ऋण लेना चाहेगा। यहाँ पर आपको एक निश्चित मात्रा में, निश्चित धनराशि कर्ज के रूप में, यानी कि सूद के रूप में, या कर्ज जो लेंगे सूद के रूप में या ब्याज के रूप में आप वापस करेंगे। बैंक से कर्जा लेते हैं, अगर 1000 रुपया कर्जा लिए हैं तो उसका जो निश्चित एक धनराशि होगा वही लौटाएंगे। और एक चीज यही और जान लीजिएगा, अनौपचारिक भी है, देख लीजिए। औपचारिक स्रोत तो ये है, यही ऋण लेने का जो अनौपचारिक स्रोत है। अनौपचारिक का मतलब क्या है, सेठ है कोई, साहूकार है, या गांव का कोई अन्य व्यक्ति है, ये सब अनौपचारिक स्रोत वाले हैं। इन पे कोई सरकारी नियम कानून इनका नहीं चलता, इनका खुद का नियम चलता है, खुद का कानून चलता है। आप इनसे पैसा लाते हैं, इनका पैसा नहीं दे पाते हैं, तो इनका पैसा मनमानी गति से सूद बढ़ता है, ब्याज बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब सबसे उपयुक्त, सबसे सही है कि आप औपचारिक स्रोतों से ऋण लें। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है, औपचारिक और अनौपचारिक साख किसको मिलता है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसको मिलता है। देखिए, या तो अगर अमीर व्यक्ति होंगे तो ज़्यादातर औपचारिक स्रोतों में इन्हीं का बोलबाला रहता है, इन्हीं की उठन बैठन रहती है, यानी कि इन्हीं की पैठ रहती है। और जो गरीब हैं ये बेचारे बैंक तक जा ही नहीं पाते, तो क्या करते हैं, ये अनौपचारिक बाबू साहब से, सेठों से, साहूकारों से अपना कर्ज लेके इसी तरह से काम चलाते हैं। और जो भी समृद्ध परिवार होते हैं, धनी परिवार होते हैं, ये अपने ऋण का काम, भाई ये धनी खुद है तो कहाँ से लेंगे, किस साहूकार से लेंगे, तो वो औपचारिक स्रोतों से ले लेते हैं जाके। और बच्चों इस तरह से एक आपका एक हेडिंग है स्वयं सहायता समूह, जानना जरूरी है। स्वयं सहायता समूह, स्वयं मानो स्वयं की, खुद की सहायता, अपनी सहायता खुद करें हम लोग, इसलिए स्वयं सहायता समूह होता है। सरकार की ये मंशा है, सरकार का ये उद्देश्य है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति सही बनाई जाए। आर्थिक स्थिति कैसे, कि इनको कुछ ऋण दिया जाए। स्वयं सहायता समूह भी आपका औपचारिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा ऋण देने के लिए। तो सरकार ये चाहती है कि इन समूहों से लोगों को ऋण दिया जाए और इन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप लोग खुद का अपना कोई व्यवसाय, छोटा मोटा उद्योग आप खुद करिए और अपनी आमदनी, अपनी आय बढ़ाइए और अपना जीवन स्तर को उच्च करिए, यानी कि जीवन स्तर में सुधार लाइए। और इस तरह से सरकार ये चाहती है कि इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को, गरीबों को, गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उनको खींच के ऊपर लाना है। तो ये स्वयं सहायता समूह का काम हो गया। इसके अलावा ये खत्म है।
चैप्टर एंड है बच्चों। आज की वीडियो में इतना रहेगा। थैंक यू।